व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर किया है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए चैप्टर का हर एक पॉइंट को आप कवर करेंगे, हर एक वीडियो को कवर करेंगे, तभी आपका चैप्टर का प्रिपरेशन सही से हो पाएगा। चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी एक्सप्लेनेशन, सभी चीज़ को कवर कीजिए, तभी आपका बोर्ड का जो प्रिपरेशन है, बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी, अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसके बाद ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या होता है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, अंतिमान वक्र, उसके बाद MRS जिसको सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, अंतिमान वक्र क्या है, उनका ग्राफ क्या होता है, अंतिमान वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बजट सेट क्या होता है, बजट रेखा की प्रवणता क्या है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग या डिमांड ऑफ गुड्स से आप क्या समझते हैं, मांग के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन सा तत्व होनी चाहिए, मांग फलन क्या है, मांग वक्र क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मांग वक्र, मांग का नियम क्या होता है, मांग के नियम की क्या क्या विशेषताएं हैं और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का हम लोगों ने विवेचना किया था सेकेंड वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो का आपको कंटेंट दिखा दिए, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में पढ़ा था। तो जब तक आप फर्स्ट और सेकेंड वीडियो कवर नहीं करेंगे तब तक आपका चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 वीडियो, आपका टॉपिक जो है पार्ट 3 वीडियो का वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी निम्न स्तरीय वस्तु यानी इन्फीरियर गुड्स इनको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स। तो ये जो होता है यानी लो क्वालिटी का जो सामान होगा उनको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर, यानी जो आप बोलते हैं ना कि एक सामान का क्वालिटी सही नहीं है, घटिया सामान है, तो उन्हीं को अर्थव्यवस्था में क्या बोलते हैं, निम्न स्तरीय गुड्स यानी निम्न स्तरीय वस्तुएं, इन्फीरियर गुड्स। तो एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, यानी कहने का मतलब ये हुआ एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु यानी जनरल की जो वस्तु है, सामान्य वस्तु वैसे वस्तु को बोलेंगे जिनका क्वालिटी मतलब घटिया नहीं होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है और ज़्यादा भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, मतलब मीडियम साइज का। ठीक है, तो वो वस्तु का जो मांग है उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ता है, यानी वो वस्तु का मांग यानी उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसी दिशा में गति करेगी, उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय अगर बढ़ेगा तो सामान्य वस्तु का जो मांग है, जो डिमांड है वो बढ़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता के पास आय होगा, ज़्यादा होगा तो पैसा आएगा ज़्यादा, तो ज़्यादा वस्तु खरीदेगा, सामान्य वस्तु को खरीदेगा, जनरल जो डेली लाइफ में जो यूज़ होंगे जो जनरल गुड्स वो सब चीज़ को क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है, अर्थात आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है, पैसा आया ना, जब इनकम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आय बढ़ जाएगा तो वो सामान्य वस्तु का डिमांड को बढ़ा देगा। ठीक है, जबकि निम्न स्तरीय वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है, अर्थात आय बढ़ने पर उपभोक्ता इसकी मांग को घटा देते हैं। निम्न स्तरीय वस्तु यानी इन्फीरियर गुड्स जो होता है वो क्या होता है, घटिया क्वालिटी यानी लो क्वालिटी का गुड्स होता है। ठीक है, जब निम्न स्तरीय वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है, जबकि विपरीत दिशा में जाती है। अगर आय बढ़ेगा यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक उपभोक्ता यानी एक कंज्यूमर की आय अगर बढ़ती है, ज़्यादा पैसा कमाने लगता है, तो वो जो निम्न स्तरीय वस्तु है यानी जो घटिया यानी इन्फीरियर गुड्स है वो कम खरीदता है और नहीं खरीदता, उसको मजबूरी में खरीदता था बेचारा। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा कम था, लेकिन अब आय बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, पैसा ज़्यादा आ गया, तो वो चीज़ को नहीं खरीदेंगे, वो चीज़ को मतलब वो खरीदना छोड़ देंगे, अब सामान्य वस्तु को खरीदेंगे। तो वहाँ क्या होता है कि आय बढ़ने पर निम्न स्तरीय वस्तु की मांग जो उपभोक्ता है वह कम करते हैं, यानी निम्न स्तरीय वस्तु को कम खरीदते हैं, तो उपभोक्ता की आय बढ़ा, यानी तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से उसकी क्या होता है कि इन्फीरियर गुड्स यानी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग घट जाती है। इसलिए वही बात को यहाँ कह रहा है कि निम्न स्तरीय वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। आय अगर बढ़ेगा तो निम्न स्तरीय वस्तु की मांग घटेगा, विपरीत दिशा इसी को बोलते हैं ना, एक दिशा में नहीं, विपरीत दिशा। आय ऊपर अगर बढ़ रहा है तो निम्न स्तरीय वस्तु का मांग घट रहा है, आय अगर घट रहा है तो निम्न स्तरीय वस्तु का मांग बढ़ रहा है। आय घटने से क्योंकि इनकम तो कम होगा, पैसा वगैरह कम कमाएगा तो पैसा कम होगा तो उनको लेना पड़ेगा
मजबूरी में निम्न स्तरीय वस्तु, तो उस स्थिति में उनका डिमांड बढ़ जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु का। समझ गए क्या होता है निम्न स्तरीय वस्तु? देखिए समझेंगे, टाइम टेकिंग चीज़ है, ये इकोनॉमिक्स से है, आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, आपको धैर्य के साथ समझना पड़ेगा। ये नहीं कि एक टॉपिक को, एक चीज़ को डिस्कस करने में आप ज़्यादा टाइम लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हर एक बच्चे हैं, अच्छी तरह से समझिए, और आप अच्छी तरह से समझ गए फिर और अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से और भी याद ये हो जाएगी। देखिए आपको पूरक वस्तु के बारे में पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है निम्न स्तरीय वस्तु क्या क्या होता है। निम्न स्तरीय वस्तु के बारे में बार बार पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, तो आप समझ गए। उसके बाद पूछा जाता है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु भी कभी कभी पूछा जाता है कि कंप्लीमेंट्री गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स होगा। कंप्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? पूरक वस्तु बोलते हैं। पूरक मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बिना अधूरा। पूरक का सिंपल हम लोग मीनिंग जानते हैं, जब से हम लोग पढ़ते हैं 9, 10 जब भी पढ़े, तो पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के बिना अधूरा। ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरा, पूरक उसी को बोलते हैं। यानी जिन वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाए उन्हीं को क्या बोलेंगे? पूरक वस्तु बोलेंगे। जैसे कि चाय तथा चीनी। ठीक है, चाय तथा चीनी, यानी चाय क्या है? एक प्रकार का अधूरा है ना, चाय पत्ती कोई काम का नहीं अगर चीनी नहीं रहेगा तो। ठीक है, जनरली। ठीक है, या फिर चीनी कोई काम का नहीं जब चाय के पत्ती नहीं रहेगा, तो दोनों जो है एक दूसरे के बिना थोड़ा बहुत अधूरा है ना। तो दोनों का उपयोग क्या होता है? एक साथ होता है, साथ साथ उपयोग होता है। कलम तथा स्याही। कलम में स्याही नहीं रहेगा, को क्या कलम कोई काम का रहेगा? नहीं रहेगा। और कलम मतलब किसके बिना अधूरा हो गया वहाँ? स्याही के बिना। ठीक है, तो स्याही और कलम जो है एक साथ उपयोग किए जाएंगे, दोनों वस्तुएं आपस में पूरक वस्तु कहलाएगी। कार तथा पेट्रोल। पेट्रोल अगर है ही नहीं तो पेट्रोल कार लेके क्या करेगा? जब पेट्रोल और कार का दोनों एक ही बार में यूज किया जाता है, क्या पेट्रोल का यूज करते हैं, उसी के दौरान हम लोग कार का भी यूज करते हैं। पेट्रोल भी चल रही है इंजन में और कार भी चल रही है, दोनों को एक ही साथ में साथ साथ उपयोग करते हैं। तो और पेट्रोल के बिना कार अधूरा है, यानी पेट्रोल के बिना कार तो अधूरा है ना। यानी एक दूसरे के बिना अधूरा जो वस्तु होती है वो दोनों वस्तुएं आपस में पूरक वस्तु कहलाती है। ठीक है, समझ गए। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? उदाहरण के रूप में आपको समझाया गया। पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग घट जाती है। कहने का मतलब ये कि पूरक वस्तु जो है, एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो दूसरे वस्तु की मांग घट जाएगी। ये क्या है? कार तथा पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु है। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल इसी का लेते हैं। अगर कार का मान चलिए कीमत बढ़ गया, या क्या कर रहा है? वस्तु की कीमत बढ़ गया, कार का कीमत बढ़ गया तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाएगी। सही बात है। जब कार का कीमत बढ़ जाएगा तो सब कोई उसको खरीद सकेंगे? नहीं खरीद सकेंगे। तो उस स्थिति में कार की संख्या घट जाएगी। जब कार की संख्या घट जाएगी तो पेट्रोल का भी मतलब डिमांड घट जाएगा, मांग घट जाएगा। क्या होता है? दूसरी वस्तु की मांग, दूसरी वस्तु या क्या है? पेट्रोल ही है, तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। इसी को क्या बोलेंगे? पूरक वस्तु। समझ गए, कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब चलिए आपका स्थानापन्न गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है, स्थानापन्न वस्तु, ये क्या होता है? तो जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उसी को बोलें स्थानापन्न गुड्स। स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। सिंपल सी बात है, यानी वह वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? स्थानापन्न वस्तु बोलेंगे। जैसे चाय व कॉफ़ी। चाय अगर नहीं चलेगा आपको, अगर कॉफ़ी मिलेगा तो कॉफ़ी पी लेंगे, या फिर कॉफ़ी नहीं रहा तो चाय पी लेंगे। मतलब एक दूसरे के स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने पर चाय का मांग बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। यानी किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। यदि चाय की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। चाय की कीमत अगर बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, ये चाय का कीमत 10 रुपया है, ठीक है, और कॉफ़ी का भी कीमत 10 रुपया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, दोनों वस्तु क्या है? आपस में स्थानापन्न वस्तु है। दोनों वस्तु को एक दूसरे की जगह में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मान चलिए ये चाय का कीमत क्या किया? बढ़ा करके 15 रुपया कर दिया, ठीक है। इसका मांग क्या हो गया? इसका प्राइस क्या हुआ? इसका मतलब जो एक तरह से कीमत है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ क्या करेगा कि दोनों वस्तु जो है एक साथ प्रयोग की जाती है। दोनों वस्तु को एक दूसरे के स्थान पर उपभोक्ता जो है प्रयोग कर सकता है। तो उपभोक्ता क्या सोचेगा इस टाइम कि हम जब चाय की जगह कॉफ़ी को 10 रुपया में इस्तेमाल कर सकते थे तो कॉफ़ी को हम क्यों न ले लें, ठीक है। तो वो इस स्थिति में क्या हो जाए, या चाय का कीमत 10 से 15 रुपया हो गया, तो इस स्थिति में सभी उपभोक्ता क्या सोचेंगे कि 15 रुपया खर्चा नहीं करेंगे, हमको कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय के बदले कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है। तो वो उस स्थिति में सभी उपभोक्ता पैसे बचाने के चक्कर में क्या करेंगे? कॉफ़ी का उपभोग करेंगे। तो उस स्थिति में कॉफ़ी का क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ आपको बताया जा रहा है। अतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है, ठीक है।
ये समझ गए स्थानापन्न वस्तु क्या होता है। अब चलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिप्रिसिएशन रूल। तो ये जो है इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, अर्थात कम कीमत पर ही वह अधिक वस्तुओं का उपभोग करेगा। ठीक है, सही बात है। अगर किसी वस्तु, देखिए अगर सेब आप खाते हैं, 4 एप्पल्स अगर आप खाते हैं, 4 एप्पल से खाते खाते आप थक गए, 5वां अगर एप्पल आपको दिया जाएगा तो 5वां एप्पल खाने में आप उतना संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितना आप पहला, दूसरा और तीसरा इससे संतुष्टि प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वही बात कर रही है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, यानी एक अतिरिक्त, यानी जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करते हुए जाएंगे, उनके प्रयोग किया जाता है, उत्तरोत्तर यानी बढ़ाया जाता है, तो उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले जो उपयोगिता है वो कम होने लगती है। उपयोगिता मतलब संतुष्टि समझिए, उपयोगिता का पूरा डिफिनेशन आपको पढ़ाया गया था, अर्थात कीमत पर वह कीमत पर ही वो अधिक वस्तुओं का उपभोग करेगा, यानी कम कीमत पर। ठीक है, अब चलिए मांग की लोच क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो किसी वस्तु की मांग प्रतिशत परिवर्तन को, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर जो प्राप्त भागफल होते हैं, उस वस्तु के लिए उस वस्तु का क्या कहता है, उस वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है, यानी मांग की कीमत लोच एक शुद्ध संख्या है। ये चीज आप याद रखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, मांग की कीमत लोच जो है वो क्या है, एक शुद्ध संख्या है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो एक वस्तु के लिए मांग की कीमत, सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको डेफिनेशन याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ईडी बराबर वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उसको भागा दे देंगे, ये क्या है, बटे हैं वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी वस्तु की कीमत में जो भी परिवर्तन हुआ उसको प्रतिशत में निकालिए और क्या कीजिए, वस्तु के लिए मांग में जो भी परिवर्तन हुआ उसका परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंटेज परिवर्तन हुआ। ठीक है, हम लोग अंक निकालते हैं ना कि कितना अंक हम लोगों को मिला, कितना परसेंटेज अंक मिला। ठीक है, तो उसी तरह से मांग में कितना प्रतिशत मतलब परिवर्तन आया और कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, दोनों का रेशियो कर देंगे, भागा दे देंगे, वही हो जाएगा मांग की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। समझे, ये क्या है, एक शुद्ध संख्या है, यानी प्योर नंबर है। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ आपको बताया गया। डेल जो है, डेल किसको इंडिकेट करता है, डेल का मतलब होता है चेंजिंग, यानी परिवर्तन। तो डेल क्यू मतलब क्या हो जाएगा, डेल क्यू का मतलब हो जाएगा मांग में, यानी वस्तु की मांग में परिवर्तन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा मांग। देखिए परसेंटेज तो आप निकाल सकते हैं ना, यानी कितना परसेंटेज परिवर्तन आया ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला तो आपको यहाँ जस्ट सामने रखा गया। ठीक है, डेल क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल पी, डेल क्यू बाई क्यू इंटू डेल पी बाई इंटू पी बाई डेल पी। ठीक है, पी का मतलब हो जाएगा यहाँ क्या, वस्तु की कीमत, और क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु की मांग। ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा कि डेल क्यू वस्तु की मात्रा, सॉरी डेल क्यू जो है मांग में परिवर्तन ना, तो मात्रा से इंडिकेट होगा वो, तो वस्तु की मात्रा और डेल पी जो है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, डेल जो है इंडिकेट करता है परिवर्तन को, डेल पी समझ गए, डेल क्यू समझ गए। ठीक है, अब चलिए जस्ट आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच आप निकालिए। ये क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका वीडियो देखने का जो फायदा है वो बिल्कुल सही है। आप जो वीडियो देखने में टाइम दे रहे हैं वो बिल्कुल आपका टाइम का जो सही उपयोग हो रहा है, अगर आप ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छा से ध्यान से। एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, समझ दी बात है, यानी एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर जो है 15 रुपया यानी 15 ब्रेड 5 रुपया प्रति ब्रेड की दर से खरीदता है। ठीक है, यानी एक ब्रेड का कीमत जो है 5 रुपया है और 15 ब्रेड वो खरीदता है। ठीक है, और ब्रेड की कीमत आगे बढ़ गया, अब ब्रेड की कीमत जो है, एक ब्रेड की कीमत 7 रुपया हो गया। अब 7 रुपया जो हो गया तो ब्रेड की कीमत जो 7 रुपया हो गया तो उपभोक्ता के पास पैसा कम पड़ेगा, तो वह 12 ब्रेड खरीदते हैं। ठीक है, ब्रेड मतलब जो समझते जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में खाने के लिए। तो यहाँ जो आपको निकालना है तो मांग की लोच निकालना है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देके हड़बड़ाना नहीं है। तो सबसे पहले आप इंडिकेट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, तो Q1 है, यानी पहली जो मात्रा है Q1, यानी पहली वस्तु की मात्रा, यानी पहली बार में खरीदी गई वस्तु की मात्रा Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब दूसरी बार में खरीदी गई वस्तु की जो मात्रा है वो कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। किससे, इसको वस्तु की दूसरी मात्रा कितना हो जाएगा, Q2 12 है। ठीक है, तो इसलिए मांग में परिवर्तन तो आप निकाल सकते हैं ना, तो डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100, तो डेल क्यू जो निकाला जाता है तो Q2 माइनस Q1 करेंगे तो कितना निकलेगा, Q2 माइनस Q1 15 माइनस 12 है तो बराबर 3 निकलेगा। तो 3 बटे क्या करेंगे, 3 बटे क्यू करेंगे। क्यू का मान कितना है, क्यू, सिंपल सी बात है, क्यू का मान कितना लिखेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि आपको Q2 माइनस Q1 करेंगे
तो आपका माइनस में निकलेगा 3, ठीक है। तो इस तरह से क्यू का मान कितना है 15, यानी क्यू का मान कितना, पहला वाला क्यू, ठीक है, पहला वाला क्यू इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे 100, तो आपका माइनस में -20 निकलेगा, ठीक है। यहाँ आपको बता दिया गया है, जस्ट यहाँ आपको बता दिया गया है मांग में प्रतिशत परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे। तो मांग में आपका प्रतिशत परिवर्तन निकल गया। अब देखिए P1 यानी एक ब्रेड की पहली जो कीमत थी वो 5 रुपया थी, और एक ब्रेड की दूसरी कीमत मतलब जो ब्रेड की कीमत भर के 7 रुपया हो गई। तो आप डेल पी निकालिए, यानी परसेंटेज में डेल पी निकालिए। तो परसेंटेज में निकालने का क्या फॉर्मूला है, डेल पी बटे पी इंटू 100, ठीक है। और डेल पी का मतलब क्या होता है P2 माइनस P1, ठीक है, बटे पी इंटू 100। और ये वाला जो पी है ना, ये बाद में बटे में जो पी दिया है तो वो पहले वाला पी आपको देना है, ठीक है। वहाँ P1 कर देते तो बेस्ट होता, लेकिन P1 वहाँ नहीं हुआ है, तो P2 माइनस P1 बटे P1, ठीक है। यहाँ P1 P जो है ये पहले वाला P है, ठीक है, यानी पहला प्राइस आप रखिएगा। जैसे यहाँ Q जो है, समझे आपने, Q पहला यूनिट है, पहला मतलब जो मात्रा है वस्तु का वो, यानी Q के जगह हमको Q1 लिखना था, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो Q1 और Q सेम है, समझ गए। तो इस प्रकार आप क्या निकाले, प्रतिशत परिवर्तन कीमत में निकाले, P2 माइनस P1 बटे P या फिर P1 इंटू 100। तो P2 क्या है, P2 का मान आपका 7 है, 7 में घटा देंगे P1 को, यानी 5 को घटा देंगे तो 7 माइनस 5 बटे क्या करेंगे 5 करेंगे, ठीक है। तो P1 का मान कितना है 5 है, या फिर P का मान कितना है 5 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपका 40 निकलेगा, ठीक है। तो आपका 40 निकल गया। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना निकलेगा, डेल क्यू बराबर कितना निकला था आपका, डेल क्यू देखिए, डेल क्यू आपका निकला था -20, ठीक है। डेल क्यू निकला था आपका, यहाँ लिखिए डेल क्यू बराबर -20, ठीक है। और डेल पी बराबर कितना निकला था, डेल पी यहाँ हम लोग कितना निकाले 40 निकाले, ठीक है। तो इसी का मतलब जो आपका इसी का जो आपको रेशियो निकालना है, इसी का रेशियो निकाल देंगे, भाग दे देंगे, डेल क्यू बाई डेल पी बराबर निकल जाएगा ईडी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आप अप्लाइड कीजिए, यानी ईडी बराबर, यानी सूत्र से फॉर्मूला से ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच कीमत, या फिर मांग की कीमत लोच, समझ गए आप। तो मांग में परिवर्तन, ये मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। सिर्फ आप प्रतिशत परिवर्तन निकालने जान लीजिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने में, ठीक है। तो प्रतिशत परिवर्तन से पहले आप सिर्फ पहचान जाइए कि P1 कौन सा है, P2 है कौन सा है, उसके बाद Q1 कौन सा है, Q2 कौन सा है, P1 P2, ठीक है, Q1 Q2। अगर क्वेश्चन से अगर आप खोज के निकाल लिए तो आपका वही मतलब वही जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको निकालना है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन हम लोगों ने 20 निकाला था, ठीक है। डेल क्यू बराबर निकाला था हम लोगों ने 20 -20, और डेल पी हम लोगों ने निकाला था 40, ठीक है। तो -20 बटे 40 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोड जो होता है ना, अगर ये इसको कहता है मोड, अंग्रेजी में मैथ में हम लोग पढ़ेंगे, मैथ में अगर यह माइनस में 1 है तो ये मोड अगर ये हटेगा, आगे चल के हटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब मोड हटता है तो माइनस जो है वो माइनस प्लस हो जाता है। मोड किसको बोलते हैं, यानी मोड ऐसी चीज है, ऐसा फंक्शन है जो किसी भी संख्या को प्लस कर देती है। तो यहाँ जो है -20 बटे 40 होगा, ठीक है, -1 बटे 2 होगा, ठीक है। तो ये मोड में है, जब ये मोड हटाएंगे तो मतलब ये मोड हटेगा तो आगे चल के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मोड हटने से, मोड जब हटती है तो अपने अंदर रहने वाली संख्या को पॉजिटिव कर देती है, यानी प्लस कर देती है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर 0.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाला जाता है। यहाँ आपको फॉर्मूला बताया गया, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच उदाहरण के साथ आपको हल करके यानी सॉल्यूशन करके आपको बताया गया, ठीक है। अब चलिए, मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती है जो निम्नलिखित है। मांग की जो लोच है वो 5 श्रेणियां होती है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आप मैथमेटिकल टूल से समझिए। मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है, देखिए आप लोग अगर किसी भी संख्या को, किसी भी जीरो को अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे, 1 से 2 से 2 करोड़ 10 अरब 5 अरब 10 नील -10 नील -10 पद, या फिर जो भी है आप मतलब करोड़ संख्या, जो भी आपके मन में संख्या आती है, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो, ठीक है, उससे अगर किसी चीज़ को, जीरो को अगर उससे भाग देंगे, जीरो से किसी भी संख्या से भाग देंगे, जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 बाय समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ भी, तो वो आता है 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ उल्टा हो जाता है, अगर समथिंग मतलब कुछ भी, यानी कुछ भी चीज को अगर 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाती है। 0 को यहाँ तरीके 1 नंबर, ये मैथमेटिकल टूल से आप समझेंगे, ये आप याद रखेंगे, ये बच्चा को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 को किसी चीज से, समथिंग से भागा देंगे, कोई भी संख्या से भागा देंगे तो निकलेगा मान कितना 0 निकलेगा। लेकिन अगर किसी भी चीज को, किसी भी संख्या को अगर 0 से भागा देंगे, अगर 0 ही किसी चीज को भागा देगा तो वहां हो जाएगा वो अपरिभाषित।
और समथिंग यानी कोई भी चीज को अगर गुना करेंगे अपरिभाषित से तो वो हो जाता है अपरिभाषित। यहाँ इसलिए मैं ये चीज बताया हूँ क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाइड करना है। यहाँ देखिए पूर्णतया यानी मांग की लोच की 5 श्रेणी आपको पढ़ना है। तो पहला जो श्रेणी है पूर्णतया लोचदार मांग। तो जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और उसकी मांग में अनंत परिवर्तन हो तो उस वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। तो ईडी बराबर आपका कितना निकल जाएगा? अपरिभाषित निकल जाएगा। तो ईडी का फॉर्मूला कितना होता है पता है ना आपको? ईडी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, डेल क्यू। डेल क्यू का मतलब होता है मांग में परिवर्तन, मतलब डेल पी। डेल पी का मतलब क्या होता है? कीमत में परिवर्तन। तो जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो तो डेल पी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, P1 भी मतलब P1 भी मतलब 2 रहा, P2 भी मतलब कितना रहा? 2 रहा। ठीक है, कितना रहा? 2 रहा। तो P1 डेल पी जब आप निकालेंगे P1 माइनस P2 करेंगे। ठीक है, P1 माइनस P2 करेंगे तो यहाँ 0 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको 0 से भाग देना पड़ेगा डेल क्यू में। जब 0 से भाग देंगे डेल क्यू में, डेल क्यू तो आप है आग की मतलब जो इसका जो यूनिट है, जो मात्रा है, तो डेल क्यू है वो तो निकाल लिए प्रतिशत परिवर्तन में। तो यहाँ आपका डेल पी निकल गया 0। क्यों? क्योंकि P1 और P2 जो है वो बराबर है। P1 भी 2 ही था और P2 भी मतलब वो आगे 2 ही था। तो डेल पी आप निकाले P1 माइनस P2, 2 माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि पी में तो आपका परिवर्तन होता नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको साफ साफ करा कि जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो यहाँ आप निकालेंगे फॉर्मूला, जब अप्लाइड करेंगे तो यहाँ निकलेगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह क्या निकलेगा? अपरिभाषित निकलेगा। क्या निकलेगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित किसको बोलते हैं? जब किसी चीज को 0 से भागा दी जाती है। यहाँ पर 0 निकलेगा ना, P1 माइनस P2 0 से भागा दी जाती है, अपरिभाषित। तो सूत्र ईडी बराबर अपरिभाषित, यानी किसके लिए? पूर्णतया लोचदार मांग के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग बोलते हैं। इस प्रकार की मांग काल्पनिक तथा व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, काल्पनिक और व्यवहारिक जीवन में ये चीज नहीं पाई जाती है। अब देखिए दूसरा जो मांग है, देखिए यहाँ आपको बताया गया चूंकि यहाँ मांग में परिवर्तन हो रहा है परंतु कीमत में नहीं। ये इसमें देखिए इसके बारे में आपको कहा जा रहा है, यानी पूर्णतया लोचदार मांग के बारे में आपको कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ मांग में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में मांग में परिवर्तन हो रहा है परंतु कीमत में नहीं, इसलिए P1 बराबर P2 अर्थात P1 माइनस P2 बराबर P2 यानी डेल पी बराबर 0। सूत्र से ईडी बराबर डेल क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल पी। ठीक है, तो डेल क्यू बाई क्यू इंटू क्या करेंगे? पी बाई 0 हो जाएगा। डेल पी का मान यहाँ रखेंगे, डेल पी का मान अपन निकाला हुआ है, पी बाई डेल पी करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल पी किसी भी चीज को अगर यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका है तो P बाई 0 किया है। ठीक है, तो P बाई 0 किया तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या को P क्या है? कोई भी संख्या है, क्योंकि समथिंग को 0 से भाग देने पर अपरिभाषित हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। फिर डेल क्यू गुना अपरिभाषित, फिर अपरिभाषित हो जाए। ठीक है, यानी डेल क्यू कुछ समथिंग है। फिर यहाँ मैंने आप लोगों को तीसरा नंबर में बताया कि समथिंग यानी समथिंग कुछ भी, समथिंग मतलब डेल क्यू बाई क्यू यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ अपरिभाषित से गुना हुआ, फिर आगे चल के अपरिभाषित हो गया। मतलब ये दोनों टर्म इसमें यूज हुआ है। ठीक है, यानी तीनों टर्म एक तरह से यूज हो गया इसमें शायद, हाँ नहीं 2 टर्म यूज हुआ इसमें, 2 टर्म, दूसरा वाला और तीसरा वाला इसमें यूज हो गया। अब देखिए पहला वाला का शायद यूज नहीं होगा, हो सकता है हाँ आगे चल के होगा। अब चलिए दूसरा जो है अधिक लोचदार मांग। ठीक है, अधिक लोचदार मांग से आप क्या समझते हैं? तो जब वस्तु की, देखिए यहाँ जैसे मैंने फॉर्मूला निकाला इसी के तहत से अगर आप निकालेंगे, जब आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो यहाँ आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अधिक लोचदार मांग कब होगा? जब वस्तु की मांग की लोच 1 इकाई से अधिक हो तो अधिक लोचदार मांग कहलाता है। इसमें मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन से ज्यादा होता है। ठीक है, मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन से ज्यादा होता है, जिसमें ईडी बराबर ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये होता है अधिक लोचदार मांग। समझ गए? ईडी बराबर ग्रेटर देन 1 निकलेगा जब क्या होगा कि मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में परिवर्तन से ज्यादा होता है। मांग में परिवर्तन ज्यादा होगा, ऊपर वाला संख्या ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है तो ज्यादा परसेंटेज निकलेगा, और कीमत में कम परिवर्तन होता है तो कम परसेंटेज निकलेगा। जब ज्यादा चीज को कम चीज से भागा देंगे, 5 को 2 से भागा देंगे, 2 को 1 से 4 को 3 से भागा देंगे तो 1 से ज्यादा निकलेगा ना, 1 से ज्यादा रिजल्ट आएगा तो ईडी क्या निकलेगा? 1 से ज्यादा निकलेगा। इसको कहेंगे अधिक लोचदार मांग। दूसरा है इकाई के समान लोचदार मांग। ठीक है, तो इकाई के समान है मतलब ईडी और देखिए ईडी बराबर डेल क्यू बाई डेल पी। ठीक है, डेल पी ईडी 1 कब आएगा? ईडी 1 कब आएगा? जब इसका क्यू का भी मान 1 होगा और पी का भी मान होगा, क्योंकि 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। डेल क्यू का मान 1 हो जाएगा और डेल पी का भी मान 1 हो जाएगा, या फिर डेल क्यू और डेल पी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तब 1 निकलेगा, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इकाई के समान मतलब जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के समान होती है तो इकाई के समान लोचदार कहलाती है। डेल क्यू बराबर डेल क्यू में परिवर्तन हो जाएगा आपका 10% और डेल पी में परिवर्तन हो जाएगा
आपका 10%, उसके बाद डेल क्यू बाई डेल पी करेंगे, डेल क्यू बाई डेल पी यानी 10% बटे 10% करेंगे तो बराबर कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ईडी बराबर 1 निकल जाएगा। ये आपका है इकाई के समान लोचदार मांग, ठीक है। चौथा है बेलोज अथवा कम लोचदार मांग, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उस स्थिति में वो वस्तु की जो मांग होती है यानी मांग की कीमत लोच जो होती है बेलोज अथवा कम लोचदार कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ ईडी जो हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन यानी लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा ईडी लेस देन 1, ठीक है। यहाँ आप इसी तरह से आप निकालेंगे, यानी उदाहरण के रूप में आपको समझाया गया है कि उदाहरण किसी वस्तु की कीमत में 25% परिवर्तन तथा उसकी मांग में 15% परिवर्तन हो तो ईडी निकालिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल यहाँ इतना सिंपल क्वेश्चन और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत 25 और मांग में कितना प्रतिशत 15, तो ईडी क्या करेंगे, ईडी बराबर मांग में मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया और कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, दोनों का रेशियो निकालिए। 15 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि आपको 15 किसका मान हो जाएगा डेल क्यू का दे दिया है, सीधा सीधा आपको परसेंटेज ही निकाल के दे दिया है। वहां आपको तो परसेंटेज निकालना पड़ा था एक क्वेश्चन को, जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ आपको परसेंटेज ही दे दिया उठा करके, इतना सिंपल और कितना सिंपल क्वेश्चन होगा। तो 15 बटे 25 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 0.6 निकल जाएगा। तो 0.6 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 0.6 बड़ा कि 1 बड़ा, मुंह तो किधर होता है, इसका जो मुंह ऐसे घुमा हुआ है उसका तरफ मुंह होता है जो बड़ा होता है। तो 0.6 छोटा है किससे 1 से, तो या फिर 0.1 बड़ा है तो वो अपना मुंह अपने तरफ कर लेगा, जो बड़ा होता है वो मुंह अपने तरफ कर लेता है उसको खींच के, इसके जो है ये बाबा साहब ऐसे करके 2 डंडा करके, ठीक है। तो उसका मुंह अपने तरफ खींच लेता है जो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो 1 बड़ा है तो ये अपना मुंह अपना तरफ खींच लिया, तो 0.6 जो है वो ये कंडीशन को फॉलो कर लिया, इसलिए ये बेलोज अथवा कम लोचदार कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णतया बेलोचदार मांग। यहाँ जो ईडी है 0 हो जाएगा। ईडी क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन अधिक होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। अब देखिए यहाँ आपको फॉर्मूला समझना है, एक फॉर्मूला क्या समझना है, यहाँ देखिए यहाँ आपको समझना है, ये वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा। ये मैथमेटिकल टूल्स आप समझे, मैथमेटिकल टूल्स 0 बाय समथिंग, किसी भी चीज को जीरो को किसी भी चीज से भागा देंगे, जीरो को किसी भी चीज से भागा देंगे तो वो 0 आएगा। तो ये लास्ट में ये आपका फॉर्मूला वो यूज हुआ है यहाँ लास्ट में, देखिए 0 कैसे आया है, यानी जब किसी वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन हो, कीमत में अधिक परिवर्तन हो जाएगा तो डेल में परिवर्तन हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो, तो वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो Q1 भी 1 रहेगा, Q2 भी 1 रहेगा, ठीक है। Q1 भी 1 रहेगा, Q2 भी 1 रहेगा, तो डेल Q आपका क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा, क्योंकि Q1 माइनस Q2 करेंगे, दोनों का मान दोनों का वैल्यू आपस में सेम है, सेम घटा सेम करेंगे, 1 घटा 1 करेंगे तो 0 निकलेगा, तो डेल Q ऊपर में 0 हो जाएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका डेल P, ठीक है। तो 0 बटे डेल P तो कुछ है, समथिंग है आपका, ऊपर क्या है 0 है, नीचे क्या है समथिंग, तो 0 बाय समथिंग करेंगे तो 0 बाय समथिंग मैंने आप लोगों को क्या बताया, 0 बाय समथिंग 0 बाय समथिंग 0 बाय समथिंग 0 बाय समथिंग बराबर 0 बताया, ठीक है। तो 0 बाय समथिंग 0 बताया तो यहाँ ईडी क्या निकल जाएगा, ईडी आपका क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक समझेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। बेलोचदार समझ गए, पूर्णतया बेलोचदार मांग समझ गए, ईडी बराबर 0। ऑप्शन के रूप में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 5 चीज से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये गारंटी है, पूछे जाते हैं, बोर्ड का ये व्यवहार रहा है। अब देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट बता रहा है कि ऊर्ध्वाधर मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है। एक ऊर्ध्वाधर मांग वक्र जो होता है वह पूर्ण रूप से लोचहीन होता है। लोचहीन तो आप समझ गए, लोचहीन आपको यहाँ बताया गया ना, जस्ट अभी हमने यह पढ़ा लोचहीन क्या होता है, यह आपको जस्ट पढ़ाया गया, यह आपको जस्ट बेलोचदार यानी लोचहीन या फिर बेलोचदार मांग यानी दूसरा नंबर वाला, ठीक है, लोचहीन होता है। आगे पॉइंट है, और क्षैतिज मांग वक्र पर पूर्णतया लोचदार होता है। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच वस्तु की प्रकृति और वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर है। उस वस्तु की मांग लोचदार होती है जिसकी निकट की स्थानापन्न वस्तुएं सरलतापूर्वक उपलब्ध है। यदि निकट की स्थानापन्न वस्तुएं सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी वस्तु के लिए मांग क्या हो जाएगी, लोचहीन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपभोक्ता के
अधिमान एकदिष्ट मानी जाती है तथा उपभोक्ता का अधिमान सामान्यतः अधिमान मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। एक युक्तिशील उपभोक्ता हमेशा बजट सेट में से अपने सर्वाधिक अधिमानता बंडल का चयन करेगा जो ज्यादा उनको संतुष्टि प्रदान करेगा, ठीक है। मांग की यानी मांग वक्र की प्रवणता यानी स्लोप साधारण नीचे की ओर जाती है, जनरली वो कहां जाती है, नीचे की ओर जाती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट आती है, ठीक है। उपभोक्ता में यानी उपभोक्ता की जो आय है उसमें अगर वृद्धि होगा तो सही बात है, निम्न स्तरीय वस्तु यानी निम्न इंफीरियर गुड्स वो कम खरीदेगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा तो घटिया वस्तु को कौन खरीदेगा, ठीक है। अब देखिए मांग वक्र यानी सॉरी बाजार मांग वक्र क्या होता है, ठीक है। तो ये बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के अलग अलग स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, बाजार मांग वक्र बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के लिए मांग की लोच और उस वस्तु पर संपूर्ण व्यय का आपस में गहरा संबंध होता है, तो ये है आपका बाजार मांग, ठीक है। तो समझ गए क्या होता है बाजार मांग, समझ लिए, पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द एंड, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। द एंड हो गया आपका चैप्टर 2 एंड हो गया, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, पूरा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे जो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जम करके एक बार शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैप्टर 2 आपका डन हो गया, ठीक है। कांग्रेचुलेशन, नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।